बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत ने मुल्क के ऊपर एक ऐसा हमला कर दिया है, मुल्क की सालमियत पर ऐसा हमला कर दिया है कि अब किसी दुश्मन को कोई और ज़रूरत ही नहीं रही। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज साहिबा हों, उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ हों या PDM में शामिल दीगर जमातें हों, उन्होंने इससे पहले अदलिया पर किए, अब भी कर रहे हैं, अदालतों पर कर रहे हैं, फौज पर हमले किए, अब भी हो रहे हैं। और जिस तरह मरीम साहबा ने कह दिया कि जी जनरल फैज़ हमीद की बाक़ियात अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, हमें ईमानदार जजेस चाहिए, ईमानदार नहीं चाहिए। अब अजीब बात यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, और इसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और फैसले की वजह से ही आज PDM की हुकूमत है। जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया था और फिर यह PDM की हुकूमत बनी थी, आज उसी सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं जजेस को मरीम नवाज साहिबा निशाना बना रही हैं। लेकिन बात क्या है कि खुद इस हुकूमत के अहम तरीन शख्स ने, काबीना का हिस्सा होने वाले ने एक ऐसा बयान दे दिया है, और यह नहीं कि कोई मैं कहूं जी सियाको सबाक से हटकर मैं कोई बात कर रहा हूं, वो पूरा क्लिप मौजूद है। अब इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसको फैलने से रोका जा सके, क्योंकि जो बात वज़ीर दिफा ने कर दी है, पाकिस्तान के दिफा पर इतना बड़ा हमला कर दिया है कि आज आप देखिए भारत में ट्रांसमिशंस हो रही हैं, भारत में 24 घंटे अब इसी पर बात चल रही है, पूरी ट्रांसमिशंस, पूरे चैनल्स इसी पर बात कर रहे हैं कि ये है पाकिस्तान का वज़ीर दिफा जो बता रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो चुका है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, ये जो बातें आप सुनते हैं जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं, मुल्क हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, बिल्कुल इसकी मईशत खत्म हो चुकी है। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के अल्फाज हैं, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। अब कुछ ही अर्सा पहले एहसन इकबाल साहब ने जब ये कहा कि जी जो ये बात करेगा वो बगावत का मुर्तकब होगा, कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, ये बगावत है, ये गद्दारी है, तो अब क्या ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा किया जाएगा, उनसे कोई जवाब लिया जाएगा? क्या बात है कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसी सी बातें करती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। ये पूरा क्लिप सुनने के काबिल है कि इन्होंने किया क्या है। अब पता नहीं वो किस सतह पर थे, कोई नाराजगी चल रही है, उन्होंने तो बाकायदा मुल्क पर ही हमला कर दिया। नहीं, अजीब बात है। अब मैंने इस पर बात की है पिछली वीडियो में, लेकिन अब इस पर इतनी ज्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पर, हर कोई इस पर तनकीद कर रहा है। हाल तो ये हो गया है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कहना पड़ गया है कि हमारे मुल्क के खुदा न खास्ता ऐसे हालात नहीं, यानी उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर दिफा इस तरह की बात कर रहा है कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट हो गया, अच्छा हमारी तो हुकूमत नहीं है, मुल्क तबाह हो गया जी, मईशत तबाह हो गई है, कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ना आए, तमाम लोग जो है इस वक्त पैनिक की तरफ चले जाएं कि खुद वज़ीर दिफा अंदर की बातदार है, वो तो एक वजीर है, काबीना का हिस्सा है, अंदर की खबर उसके पास है। इसका मतलब है कि जनाब IMF से कोई मामला सारा कुछ करके भी कोई शायद आगे नहीं बढ़ रहे, या जो अब सोचा जा रहा है कि कम से कम हमें जून तक $16 अरब अपने ज़िम्बाब्वे के ज़खायर दिखाने हैं, हमें $8-10 अरब वापस भी करने हैं, तो ये सूरत हाल बन नहीं सकती। लिहाजा वज़ीर दिफा कह रहे हैं हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब भारत में क्या हो रहा है, भारत इस चीज को लेकर पूरी दुनिया को बता रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है उसकी मईशत यह हाल हो गया, हमने अब बड़ा आसान काम हो गया, पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है, खुदा न खास्ता उसकी हालत हो गई है। जब उसका वज़ीर दिफा ये कहना है तो हमारे लिए सुनहरी मौका है, खुदा न खास्ता, कि जनाब अब हम कोई ऐसा मिस एडवेंचर करें, कोई ऐसी हरकत करे भारत पाकिस्तान के खिलाफ के जनाब ये तो कमजोर है, ये तो अपना दिफा कर ही नहीं सकते, इनकी तो मईशत खत्म हो चुकी है। आज जो जंगें हैं वो कोई बाकायदा उस तरह से नहीं लड़ी जाती, आजकल माशी जंग का दौर है, तो भारत ने हम पर पहले मुसलत की हुई है और वज़ीर दिफा साहब ने ऐसा बयान दे दिया है। अब एक परसेप्शन की दुनिया होती है कि खुदा न खास्ता आपके मुल्क के हालात बहुत बुरे भी हों तो आप लोगों को एक उम्मीद दिलाते हैं। यहां पर आप देखें कि यह हाल हो गया कि असद उमर कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के दीगर लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस चीज का नोटिस लें, ये क्या बात की जा रही है, मुल्क के खिलाफ किस तरह की अल्फाज बोले जा रहे हैं। और यह नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने यहीं पर बस किया, इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातें कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब वो चीते ने एक बंदा मार दिया, आपको पता है ये इस्लामाबाद में वाकया हुआ और वो किसी एक बड़े आदमी का नाम उसमें आ रहा है, तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद फरमा रहे हैं कि जनाब वो चीते ने बंदा मार दिया और 2 जख्मी कर दिए, यहां तो उसके खिलाफ हम पर्चा भी नहीं दे सकते, बंदे के खिलाफ वो नामालूम डाल दिया है खुद अपनी हुकूमत पर। और वो IG जिसकी तारीफें करते नहीं थकते, जो लाए ही इसलिए गया है कि जनाब इमरान खान को तहरीक इंसाफ को काबू करना है, उसके ऊपर भी सवाल कर रहे हैं कि जनाब वो तो नामालूम बंदे के खिलाफ कर दिए, क्योंकि हम ताकतवरों को पकड़ ही नहीं सकते, खुद ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं नहीं पाकिस्तान का 1/4 कर्जा तो एक जो गोल्फ क्लब है जो इनकी वजारत दिफा के अंडर चल रहे हैं वो बेचकर पूरा किया जा सकता है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या कोई बात नहीं बन रही, क्या दूरियां हो गई हैं कोई एस्टैब्लिशमेंट से, कोई इनकी बात नहीं चल रही, या एहसन इकबाल की तरह इनको 4,500 सीसी गाड़ी नहीं मिली थी।
उस पर नाराज हैं? क्या बात है? क्या इनको उस तरह वजीर का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा? कोई मराद कम दी जा रही है? क्या चक्कर है कि इस तरह की बातें इन्होंने करना शुरू कर दी जी? वो गोल्फ कोर्सेज बेच दें, ये कर दें, वो कर दें। और जनाब मैं खुद कह रहे हैं कि जी मैं हुक्मरानों के साथ फिरता हूं, यानी ज़ाहिर शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो भीख मांगते हैं। शहबाज शरीफ भीख मांगते हैं। अब ज़ाहिर है कि मैं तो हुक्मरानों के साथ फिरता हूं, कौन से हुक्मरान? अपोजिशन के तो हो नहीं सकते कि इमरान खान के साथ फिरेंगे। तो वो उन्हीं हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ रहे हैं या शहबाज शरीफ के साथ, या शाहिद खान अब्बासी भी कुछ अर्सा वज़ीर आज़म रहे। तो कहते हैं जी ये जाकर 200-300 मिलियन डॉलर के लिए भीख मांगते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। तो यहां पर हम एक एक जो गोल्फ कोर्स है और इस तरह की जगह है वो आराम से हम बेचकर उनका कर्जा उतार सकते हैं। तो जनाब कीजिए ना, ये काम अब कर क्यों नहीं रहे? और मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम हो या नून लीग, इन्होंने जो सबसे बड़े हमले किए हैं ना मुल्क के इदारों पर, उनमें यह सबसे बड़ा हमला है। अब तो जाहिर है कि आइन को ही ये तोड़ना चाह रहे हैं और उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़े शौक से बढ़ रहे हैं, और उनको नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। वो काम जो किसी आमिर को भी, डिक्टेटर को भी जरूरत नहीं हुई करने की। यानी एक दफा वैसे तो आते हैं तो इलेक्शन नहीं कराते, लेकिन जब इलेक्शंस करवाते हैं तो ये नहीं होता कि फिर वो ये करें कि जी 90 दिन के अंदर नहीं होंगे। ये एक बैरियर जो था 90 दिन का, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का, जब एक दफा हुकूमत खत्म हो जाए, वो कभी किसी ने नहीं तोड़ा। यानी आप देखें कि मुशर्रफ दौर को देख लें आप, 5 साल वो काफली का दौर आप देख लें, उसके बाद उनको इलेक्शन करवाने पड़े 2008 में, उन्होंने करवाए, वो नहीं वो आगे ले जा सके। हाँ, बेनजीर भुट्टो के ऊपर जब हमला हो गया तो उसके बाद वो अनाउंस हो चुके थे इलेक्शन, तो चंद दिन आगे गए, ये फर्क है। अब आप देखें कि ये तो खुद आगे ले जाना चाह रहे हैं कि जी किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने। सिर्फ ये कि जो रिपोर्ट आई है वो जो समझा जा रहा था 2 तिहाई अक्सरियत इमरान खान को मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के वोट हैं या सीटें उनको मिल जाएंगी। इस वजह से उन्होंने आइन भी तोड़ना है। अब ये इसलिए ऑडियोज का खेल खेला जा रहा है जिस पर इमरान खान साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने कह दिया कि जी हम आगे लेकर जाएंगे, अदालतों में लेकर जाएंगे इसको, और ऐसे नहीं इसको छोड़ेंगे। ये आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है और प्राइवेसी की भी खिलाफ वर्जी है, जो कि कानूनन जुर्म है कानूनन। और फिर उसको देखिए ना कैसे मरीम साहब कह रहे हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हैं, कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट जजेस पर इल्जाम लगा रही हैं। ये यास्मीन राशिद साहब ने कहा, वो तो उन्होंने कहा है, वो डोगर साहब बात कर रहे थे कि हमारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जैसी फैसला आ जाएगा उसकी कॉपी मिल जाएगी तो फिर हमारे पास आ जाएगी। जिस तरह होता है कि जब फैसला आए तो हमारे लोग बैठे हैं, वो फैसला हासिल कर लेंगे। खैर, अब बात यह है कि इदारों को भी समझना होगा कि बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। जितना आगे जा रहे हैं मुल्क को उतना कमजोर किया जा रहा है। आइन जिस तरह से आप पामाल कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर आप पुरानी बातें छोड़ दें, रीसेंट हिस्ट्री देख लें, आपको दानिश्वर बता रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था रसूल बख्श रईस साहब ये बात कर रहे हैं दुनिया न्यूज पर प्रोग्राम में, कि आप यमन को देखें, आप शाम को देखें, आप लिबिया को देखें, क्या हुआ, इराक को देखें, इदारों पर से इत्मीनान लोगों का उठ गया क्योंकि वो इस तरह की हरकतों में पड़ गए, ये ऑडियोज और ये सारे कामों में। और आप क्या समझते हैं, इसके कोई असरात नहीं होते। लोगों का एतबार जब उठ जाए कि जनाब ये तो किसी और काम पे लगे हुए हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, ये क्या काम हो रहे हैं इस मुल्क में, ये हुकूमत कर क्या रही है। हुकूमत होते खुद जमहूरियत का नाम लेते हुए जमहूरियत की जो बुनियाद है वो हिला रहे हैं। और अब लोगों के पास रहा क्या है, महंगाई करके आपने उनसे एक जिंदगी का हक छीन लिया है, एक ऐसी जो बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते थे। सेहत कार्ड आपने छीन लिया, आपने उनसे रेडियां तक छीन ली हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में आप देखिए जो ऑपरेशन हुआ, उनसे रोजगार आपने छीन लिया, तालीम आप छीन रहे हैं, उस तरह की दी नहीं जा रही लोगों को तालीम। उनके पास रह क्या गया, रियासत की तरफ से क्या दिया है, अमन अमान की सूरत आप देख लें। अब एक वोट का हक था उनके पास कि जहां उनको होता था कि हाँ हमारे पास भी कुछ ताकत है, हमारे पास भी कुछ ताकतवर शराफियों में से आता है जी वोट मांगने, वो भी आप उससे छीन रहे हैं, तो बाकी बचेगा क्या। तो ये इतना खौफनाक ये इस तरह से कर रहे हैं कि अब यही इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब तो ये जो मईशत पर तो पढ़ देना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्होंने तो खत्म कर दिया ना कहानी। इस बयान ने, इतना खतरनाक बयान है कि दुश्मन को तो अब हथियार मिल गया। आपकी इन्वेस्टमेंट मुल्क में पहले नहीं आ रही थी, वो उड़ा देगा। वो इतना उसका प्रोपेगेंडा है कि जनाब यहां ना जाना, इनका तो हुकूमती सतह पर बात की जा रही है, हम दिवालिया हो चुके हैं। अब कौन आपको कर्ज देगा, 100 दफा सोचेंगे कि जनाब इनकी तो हुकूमत की शख्सियत कह रही है हम दिवालिया हो चुके हैं। जो दिवालिया मुल्क को ना कर्ज देता है, क्योंकि वो तो कहता है हम कर्ज दे ही नहीं सकते वापस, तो कौन देगा, इन्वेस्टमेंट कौन देगा। तो क्या हालात होंगे आपके मुल्क के जब ये बातें हो रही होंगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और इस पर सीरियस एक्शन इन्होंने लेना तो है नहीं, क्योंकि खुली छूट है। हाँ, क्योंकि फोकस ये है कि इमरान खान। अब वो जेल भरो तहरीक का इमरान खान साहब ने ऐलान किया, हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और अजीब बात देखिए कि अब वो जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गई।
क्योंकि खुद राना सनाउल्लाह ने और पंजाब हुकूमत का मैं आपको बता दूं, वहां भी निगरान सेटअप में बात हुई है कि हमने लोगों को गिरफ्तार ही नहीं करना, क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं है कि नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं लीडरशिप को पकड़ लो कि ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, और जो लोग आम लोग होंगे उनको छोड़ दें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग, इनको रिपोर्ट्स मिल गई हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इतने ज्यादा लोग करवा रहे हैं कि ये मतलब तहरीक कामयाब हो गई, जेल भरो तहरीक। इसलिए वो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं किसी को गिरफ्तार करेंगे, कोई ऐसा काम ना करना, सिर्फ लीडरशिप को उठा लो, गायब कर दो, बस ये उन्होंने कहा है। तो ये हालात हैं इस वक्त मुल्क के। और दूसरी तरफ आप देखिए कि शेख रशीद साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 30 अप्रैल से पहले इमरान खान पर फिर हमला हो सकता है। और अब इमरान खान साहब ने फैसला भी कर लिया है कि वो अदालत में खुद पेश होंगे, और अब ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि ये शेख रशीद भी कह रहे हैं कि दोबारा हमला हो सकता है, पहले भी ये बात कही जा चुकी थी और फिर हमला हुआ था। तो लिहाजा अब देखना यह कि क्या ये कुछ स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है कि जी पता होगा इमरान खान ने कहाँ से निकलना है, कहाँ आना है, तो एक और मौका खुदा न खास्ता फराहम किया जा रहा है किसी प्लान के तहत। जो पहले जिस तरह से हमने देखा, इमरान खान कहते थे जी कहा जाएगा कि एक मजहबी जुम्मनी था, अब इमरान खान कह चुके हैं जी दहशतगर्दों को पैसे दिए जा चुके हैं खुदकुश हमले के लिए। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है जिस तरफ मुल्क को इन तजर्बाकारों ने धकेल दिया है, और फिर ये जो बयानात दे रहे हैं, इतना बड़ा बयान इसमें दे दिया है कि हमारी मीशत ही तबाह हो गई और मीशत पर ही मुल्क खड़ा है। अब आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, मुल्क की दिफा की जो बात की जाती है, अब आप किसी बड़े फौजी अफसर से पूछ लें, खुद हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ की बात करती है कि जी अब ये मीशत के बगैर जो है वो आपकी सिक्योरिटी मुमकिन ही नहीं है। मीशत कंप्रोमाइज होगी, मीशत कमज़ोर तो आपकी सिक्योरिटी भी कमज़ोर होती है। तो अब वज़ीर दिफा जिसका काम है मुल्क की सिक्योरिटी, वो कह रहा है कि जनाब आपकी मीशत तो रही नहीं, तबाह हो गई। तो इसके बराह रास्त असरात ना सिर्फ मुल्क की मीशत पर बल्कि मुल्क की सिक्योरिटी पर भी पड़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।